नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला वीडियो जो यूजीसी हिंदी जेआरएफ और नेट परीक्षा की तैयारी से संबंधित था, प्रसंगवश मैंने आपसे वादा किया था कि शीघ्र ही आपके करियर से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा, सकारात्मक अध्ययन कैसे करें। तो लाने में विलंब हुआ, वजह आप सब समझते ही होंगे, चुनाव। तो विगत वर्षों तक और आज भी मैं कैरियर काउंसलिंग का भी काम करते रहा हूं अध्यापन के साथ साथ, और एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग भी किया हूं 10-12 वर्ष लगभग। ऑफलाइन और ऑनलाइन तो अभी भी जो है चल रहा है, 15-16 वर्ष हो गए। और उस अखबार का जो बिहार संस्करण है उसका कैचमेंट एरिया बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा, इन क्षेत्रों के, इससे बाहर के भी, यूपी के भी छात्रों का पत्र के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझसे अनेक सवाल और किस्म किस्म के सवाल किए जाते थे। महाविद्यालयों में भी काउंसलिंग करने का अवसर मिला, उसमें भी छात्र, प्रतियोगी परीक्षार्थी अनेक प्रकार के सवाल पूछते थे, और सवाल भी बड़े ही भोलेपन से और बड़े ही सरल ढंग से पूछे जाते थे। और छात्र ये पूछते थे क्या करें, तो पूछते ही थे, मगर सबका प्रश्न सामान्यतः एक होता था कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो किसी की समस्या ये होती थी कि सर मन तो लगाता मगर लग ही नहीं पाता है, बहुत कोशिश करने के बाद। फिर किसी का आता था कि मन लगा करके पढ़ता हूं, याद भी करता हूं, मगर परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाती। तो कुछ का यह भी सवाल होता था जो एग्जाम फोबिया से ग्रस्त होते थे कि सर परीक्षा जब देते हैं तो परीक्षा भवन में सब कुछ याद रहते हुए भी हाथ पैर कांपने लगता है, पसीना छूटने और बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। इसका निदान बता। तो इस संबंध में अपना अनुभव और इस विषय से संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिक ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका एक ही कारण है, सोच और स्वाध्याय में सकारात्मकता का अभाव। गहन चिंतन, मनन और अध्ययन तो सभी करते हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु सकारात्मकता को पढ़ाई में भी और लक्ष्य के प्रति भी और अपनी सफलता के प्रति भी सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। अगर जब तक सकारात्मक नहीं होंगे तब तक गुणात्मक परिणाम नहीं आ सकता है या संदेह रहता है। तुक्के पर तीर मार देना वो अलग बात है। तो उन्हीं अनुभवों को आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पहला मेरा जो है विचार आया और किया, और इससे संबंधित लगभग 1.5 दर्जन आलेख, आर्टिकल्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुए। बहुतों ने पढ़ा, अच्छा भी लगा, बहुतों ने अपनाया भी और उसका अच्छा परिणाम पाया और मुझे बधाई भी मिली। उन्हीं 1.5 दर्जन आर्टिकल्स से कुछ
बिंदुओं को इकट्ठा करके आपके समक्ष लाया हूं। तो उसमें सबसे पहला और जरूरी तत्व है सकारात्मक अध्ययन करके सफलता पाने का मंत्र, कि आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं, उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और उस लक्ष्य को सदैव दृश्यमान करके भी रखना चाहिए। दृश्यमान करके रखने का मतलब कि प्रतिदिन उस लक्ष्य को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उससे भी आगे बढ़ करके दिखाना भी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आप पर हंसेंगे, आप अपने लक्ष्य को लिख करके रखे तो हंसेंगे कि क्या लिखा है। तो उस संबंध में भी है ना कि निंदक नियरे राखिए, तो जो आपकी वो निंदा करेंगे इससे आप में और जोश पैदा, और इससे संबंधित सर्वेक्षण भी हुए हैं, प्रयोग भी हुआ है। एक दो उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। तो ऐसा रिसर्च हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आज से 30-35 वर्ष पहले, जिसमें हुआ क्या था कि एक मोटिवेशनल स्पीच दिया और छात्रों से यह कहा गया कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को दिन में 10 बार अपने दिमाग में लाइए और उसको लिख करके जहां जो आपका अध्ययन कक्ष है या जो आपकी पढ़ाई के लिए आपने स्थान निर्धारित किया है या जो आपका बोर्ड है, बेड है, तो उसके सामने आप अपने लक्ष्य को मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके साथ दीजिए, जिससे कि सोते समय भी उसे आप देखें, जगे तो भी देखें और जब पढ़ने बैठें तो भी देखें। और कुछ छात्रों ने उसका अनुपालन किया और 20 वर्ष के बाद उन सभी छात्रों का फीडबैक जब दिया गया तो पाया गया कि जिन 3% छात्रों ने इसको अपनाया, अपने शेष 97% सहपाठियों से पद, पैसा और प्रतिष्ठा में उनसे ज्यादा आगे गए। और जबकि स्थिति ये थी कि 3% विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के सापेक्ष, जो आज सफलता के 3 तत्व माने जाते हैं कि आप में प्रतिभा हो, अच्छे शिक्षक या शिक्षण संस्थान से मार्गदर्शन मिले और पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, तो आपके पास जो है समयक आर्थिक संसाधन हो, यानी कि पैसा भी हो। तो इस कसौटी पर वे 3% छात्र अन्य की बनिस्पत पीछे थे, औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, बावजूद सफलता में वे उनसे आगे आए। वैसे ही आप लोगों ने यहाँ से 15-20 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम ओम शांति ओम। तो ओम शांति ओम में शाहरुख खान कहते हैं कि शिद्दत से अगर चाहो तो कायनात की सारी शक्तियां उससे मिलाने में लग जाए। और बिहेवियरल साइकोलॉजी में भी इसको लॉ ऑफ इंटरैक्शन कहते हैं और आयुर्विज्ञान में यही सिद्धांत सिद्ध शास्त्र या सिद्ध चिकित्सा के रूप में प्रचलित है। आयुष में एक यह सिद्ध चिकित्सा भी है, जो आयुष है ना, चिकित्सा का जो पैकेज भारत सरकार का,
तो उसमें एक सिद्ध चिकित्सा भी है। उसमें होता क्या है कि आप भावना कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि पैर में दर्द है, ठेहुना में दर्द है, तो सोते जगते आप भावना कीजिए कि धीरे धीरे मेरे पैर का दर्द कम हो रहा है। तो एक नियत समय पर वास्तव में वह दर्द दूर हो जाता है। और यह हम लोग अपने अनुभव से भी जानते हैं, और आप प्रयोग करके भी देखिए। आप सवेरे जगिए और अपना नब्ज को पकड़ करके फील कीजिए कि मेरा देह गर्म तो नहीं है, और ऐसे ही अगर 3-4 बार अगर आप कर लेते हैं और यह बात जो है आपके दिमाग में आ जाती है कि मेरा देह गर्म तो नहीं है, विश्वास मानिए शाम होते होते आपका टेम्परेचर 97.5 से 99.5 जरूर हो जाएगा। और वैसे ही अगर जो है बुखार हो तो आप भीतर से फील कीजिए, भावना कीजिए कि मेरा बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। बहुत ही इसका पॉजिटिव अर्थ निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो मेरा सुझाव है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस निर्धारित लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, लिख लीजिए, बोर्ड पर लिखिए, दीवार पर लिखिए, जहां आपकी नजर जाती है या जहां जहां नजर जा सकती है स्केच पेन से मार्कर से लिख करके साथ दीजिए। दुनिया हंसे इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया का काम ही है हंसना, मगर जब आप वहीं सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपको झुक झुक करके सलाम भी करेगी। तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य की भावना कीजिए और नियमित रूप से उसको विजुअल भी बनाइए। फिर उसके बाद जो है दूसरी बात जरूरत आती है या दूसरा सूत्र है, तैयारी आपकी योजनाबद्ध होनी चाहिए। ये ना कि ये जो है 2020 नहीं है कि आए फटाफट जो है मारे और जो है चले गए। जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दीर्घकालिक योजना बनाइए। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। तो आप दीर्घकालिक योजना बनाइए, साल भर की योजना बनाइए और उस साल को महीने में, पखवाड़े में, सप्ताह में और दिन में बांटिए। और यह निर्धारित कीजिए कि उस समय तक पहुंचने में जो अपना पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को कैसे हम वितरित करें कि अगली आगामी परीक्षा जिसको ध्यान में रख करके आप तैयारी कर रहे हैं, उसके 15-20 दिन या 1 महीना पहले ही आप अपने पाठ्यक्रम को, क्या कहते हैं, अभी चुनाव में बहुत चल रहा है, खटाखट, फटाफट, छटाछट, चटपट। तो उस स्थिति में जो आपने विगत समय में जो तैयारी की है उसको उस अवधि में रिवाइज कर सके। तो योजनाबद्ध तैयारी जरूरी है और यह घंटे तक है आपको तय करना होगा कि प्रति घंटा मैं कितना समय पढ़ाई पे दे सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है अन्य सब कुछ जो है त्याग करके सिर्फ पढ़ते ही रहिए, आगे भी हम लोग इस पर आएंगे। तो योजना बनानी है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज, बहुत सारा समय जो है ऐसे बर्बाद हो जाता है और बेकार चला जाता है। उस समय को बेकार नहीं जाने देना है। फिर उसके बाद अगला मंत्र है पाठ की आवृत्ति। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए और रटना भी चाहिए। जरूरत पड़े तो रट जाना चाहिए। रटने को लोग जो है बुरा मानते हैं, मगर ख्याल कीजिए कि आप क ख ग घ कितने महीने में सीख पाए। महीने लगे थे कि साल लगा? क ख ग घ 1 से लेकर के 10 तक की गिनती। तो वो तरीका भी अपना लीजिए। जहां कहीं कोई कठिन शब्द या पाठ मिलता है उसको रट करके, घटक करके सटक चाहिए और उसको बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करते तो ये भी जानते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं तो विद्या भी क्या हो जाती है, विषैली हो जाती है। और बार बार सिर्फ पढ़ना ही नहीं, और पढ़ने इस आवृत्ति के अनेक जो साधन है।
पहला तो ये है कि जो है लिख भी लीजिए उसको, क्योंकि एक बार पढ़े हैं, दोबारा जो है लिख लिए। जब लिख लिए तो 2 बार हो गया, और लिखते समय उसको रिकॉल करना पड़ता है। फिर आपस में जो है चर्चा कीजिए। अगर सहयात्री मिल जाते हैं, यानी कि दोनों मित्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अति उत्तम। अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं तो परस्पर अपने मित्रों के साथ आदान प्रदान कीजिए। जरूरत पड़े तो आईने के सामने पागल की तरह बड़बड़ाइए भी, मगर रिवीजन अवश्य कीजिए, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर अनुभवी मिल रहे हैं तो उनसे परामर्श भी कीजिए, जिससे कि आप उपमंडुकता से निकलेंगे। उपमंडुकता समझ रहे हैं, उपमे का मेढक से निकलेंगे। आपको अपनी कमियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और आप ये जो है देख पाएंगे कि मुझ में कहाँ कमी है, और जो मैंने तैयारी का जो शेड्यूल बनाया है उसमें कहाँ मेरी चूक, कहाँ मुझसे चूक हो रही है, कहाँ मैं गलत हूँ। उन बारीकियों को आप पकड़ करके फिर से अपने आप में सुधार लाइए, सफलता मिले। उसके बाद अगला मंत्र है विषय परिवर्तन। विषय परिवर्तन का मतलब ये है कि एक ही पाठ को या एक ही किताब को हमेशा रटते रहने से या पढ़ते रहने से दिमाग थोड़ा थकान, दिमागी थकावट होने लगती है, और इसको मनोविज्ञान की भाषा में इसको मेंटल डेल्टा बनना कहते हैं। तो उस मेंटल डेल्टा को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो भी समय बनाते हैं, जो भी समय आपने तय किया है, अगर जैसे लगे कि आपका मन जो है अब उभरने लगा है, मानसिक थकावट होने लगी है, तो चटपट अपना पाठ या पुस्तक बदल दीजिए। दूसरा अध्याय या उससे संबंधित दूसरी पुस्तक पलट लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल डेल्टा टूटेगा और आप में फिर से एक नई शक्ति भी आएगी। और तो विषय परिवर्तन भी जरूरी है। उसके बाद अगला मंत्र है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन का मतलब है कि जो भी आप पढ़िए गहराई में उसके पहुंचे। अब कहिए कि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बताया कि 2 प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। एक तो होता है फैक्चुअल और दूसरा कंसेप्चुअल। और आज की परीक्षाओं में प्रश्न लगभग 60 से 70% कंसेप्चुअल। ऑब्जेक्टिव गाइड से और किताब से रट करके आप ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, मगर जहां क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर ट्विस्ट कर देता है, कंसेप्चुअल बना देता है, वहां पर धोखा हो सकता है। इसलिए जो भी पाठ पढ़िए उसको उसकी गहराई तक जाइए। और इसके लिए जरूरी है कि 25 किताब को पढ़ने से ज्यादा लाभदायक होगा एक ही स्तरीय किताब को 25 बार पढ़ने से। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे पढ़ और पीछे पीछे छोड़, पीछे छोड़ आगे दौड़, आगे दौड़ते रहिए, दौड़ते ही रह जाइएगा। पीछे को भी ताकना नहीं है। यहाँ पर जो है ये दौड़ कंपटीशन, वो दौड़ वाला एथलीट वाला नहीं है, वरन यह कंपटीशन का दौड़। तो दौड़िए आगे, मगर पीछे को ध्यान में रखिए, पीछे को जो है भूलना नहीं। यानी कि जो पढ़े हैं उसको रिमाइंड और रिवाइंड करते रहे। फिर उसके बाद अगला मंत्र है नोट्स बनाए। नोट्स बनाए यानी कि उसको लिख लें, नोट्स। और पढ़ते जब पढ़ रहे हैं तो पुस्तक में अंडरलाइन करते चलें। जो महत्वपूर्ण है उसको नोटबुक में लिख लें। और नोटबुक से और उसमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है लग रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, उसको पॉकेट नोट एक रखिए, पॉकेट में अपने लायक
और उस पे भी उन बिंदुओं को, उन सूत्रों को आप लिख लीजिए कूट अक्षर में या संकेतिक अक्षर में, कि पलटते ही वह सारा इमेज आपके जहन में आ जाए। तो इसलिए यह जो है बहुत ही जरूरी है नोट्स बनाना। और बता ही दिया कि नोट्स बनाने से रिवीजन भी होता है, इमेजिनेशन भी होता है, और वह आपके दिमाग में स्थिर भी होता है। फिर उसके बाद जो है अनुकूलता। अनुकूलता यानी कि रोना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बैठने के लिए जो है जगह भी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, तो वैसे में भी आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने लिए जो अपना स्थान है पढ़ने का, उसे आप अपने अनुसार अनुकूल बना लेते हैं। बेंच डेस्क पर पढ़ें, या कुर्सी मेज पर पढ़ें, या चटाई बिछा करके पढ़ें, या बेड पर पढ़ें, जहां भी पढ़ें आप उसको स्वच्छ रखने का प्रयास करें। ये ना कि जो है पूरा टेबल पर जितना आपके पास जितनी पुस्तकें हैं सब जो है लाद दें, बेड पर भी इधर उधर जो है छितराए रखें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो पुस्तक आप पढ़नी है उसे ही सामने रखें, और उससे संबंधित सामग्री, शेष सामग्री को आप किनारे ही रखिए। इससे आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैसे ही अब पढ़ने के बाद अब आराम करने का समय है, तो बेड पर भी, अब जो बेड पर पढ़ते हैं सामान्यतः कि आधा में किसी तरीके से गुजारा करके जो है किनारे पर सो जाते हैं, और अगल बगल में किताब, कापी, कलम, बहुत सा कुछ जो है अंडरवियर, फुल पैंट, हाफ पैंट सब जो है लाते रहते हैं। इससे न तो आपकी पढ़ाई का में अनुकूलन बन सकता है, और न आपके शयन में ही अनुकूलन बन सकता है। इसलिए पढ़ाई के लिए जहां आप पढ़ रहे हैं उसको अपने अनुकूल बना लीजिए, जहां आराम करना है उसको भी अपने अनुकूल बना लीजिए। संसाधन कम पड़ रहा है तो कम में ही आप खुश रह करके अपने आप को उसके लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखिए। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन एवं शैली, आपका जीवन स्वस्थ एवं आपकी शैली जो है, जीवन शैली जीने की जो कला है, जिसमें आपका आहार, विहार, आचार और मन की एकाग्रता का जो है संबंध आपके गहन अध्ययन और उसके स्मरण के लिए, आपके ध्यान को एकाग्र बनाए रखने के लिए जरूरी। आराम भी आपको करना, पर्याप्त नींद भी लेनी है। और आपके ईश्वर ने जो घड़ी दी है, जो आप हाथ में बांधते हैं या मोबाइल से देखते हैं, तो वही घड़ी नहीं है। एक भगवान ने एक हम लोगों के जीवन के लिए एक बायोलॉजिकल जैविक घड़ी भी प्रदान की, और उसमें पढ़ाई के लिए जो अनुकूल समय होता है, तो चूंकि जानते हैं कि हमारा यह शरीर जो है 3 दोषों से या त्रिगुणों से युक्त है, और उसमें 3 तत्व हैं, कफ, पित्त और वात। तो इन तीनों का भी असर जो है पड़ता है। कफ जो होता है वह आपके में शिथिलता का भाव लगता है, और वात आप में आपके मस्तिष्क को तीव्र करता है, वेगवान बनाता है, ग्राह्यता को पुष्ट करता है। और पित्त जो गर्म होता है और क्षारीय होता है, आप में नई ऊर्जा का संचार करता है, और जो आपके शरीर का खटापन, दिमाग का या मस्तिष्क का खटापन है, उसको भी जो है दूर करता है। और तो पित्त और वात का जो वेग रहे, तो उस समय में अध्ययन बहुत ही प्रभावशाली होता है। और यह इसका समय जो होता है प्रातः 4 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहता है, और उसके बाद शाम के 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक रहता है, बीच के गोधूली की बेला को छोड़ करके। तो इन अवधियों में पढ़िए। करने का मतलब कि 10 बजते बजते आप अपने बेड पर चले जाइए, सोइए। और वैसे ही दिन में जिस समय
भोजन दोपहर का लंच लेने के बाद आप में कफ तत्व की जो प्रधानता हो जाती है, और उस कफ को काटने के लिए क्षार तत्व जो होता है, पित्त तत्व, वह उसी में व्यस्त हो जाता है, यानी कि सारी शक्ति उसको पचाने में लगा देता है। इससे शरीर में शिथिलता हो जाती है। तो 1 बजे से तो 3 बजे तक आप सो भी लीजिए। या इस तरीके से आराम भी बहुत जरूरी है। अगर आराम नहीं करेंगे तो दिमाग में भरेगा नहीं। वैसे ही तो ध्यान भी जो है करना है, तो ध्यान तो दो चीज, एक चीज तो बता दिया कि हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान भी कर लेना चाहिए। ध्यान अपने इष्ट का कीजिए। नहीं मानते हैं किसी इष्ट को तो अपने सबसे बड़े जो है भगवान माँ और पिताजी हैं। हमारे लिए तो साक्षात वही भगवान है, क्योंकि सृजनहार तो वही है। तो माँ बाप को ध्यान में कर लीजिए, उनकी स्थितियों का ध्यान कर लीजिए, और सोचिए कि कैसे उनकी स्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए, कैसे हम जो है उनका सीना जो है चौड़ा कर सकते हैं, और मेरे नाम से माता पिता की भी जो है पहचान बने, क्यों, यह इसका आप ध्यान कर सकते हैं। और फिर अगर जो है मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते मन जो है थक गया है, तो ध्यान के बाद थोड़ा आसन और प्राणायाम भी कर लीजिए। और आसन और प्राणायाम के लिए इधर उधर जो है जाने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो जो है देखते हैं ना कि जब जगते हैं तो जो है अंगड़ाई लेते हैं। तो वैसे ही जो है कुर्सी से जो है उठिए, या जहां पढ़ रहे हैं उससे उठिए, और अपने शरीर को थोड़ा जो है तानिए, और पूरा जो है शरीर को एकदम स्ट्रेट ताड़ जैसा एकदम तो टाइट कर दीजिए, और कर लीजिए ताड़ासन। यानी कि ताड़ासन करेंगे तो सारे नस की जो है शिथिलता जो है दूर हो जाएगी। एक वीडियो आसनों पर भी आपके सामने लाऊंगा। और प्राणायाम नहीं जरूरत है हाफने की, वो जो है कपाल भांति और अनुलोम विलोम या ओंकार की, बस उसी में एक प्राणायाम। और प्राणायाम का जो मूल है, जिसमें श्वास की क्रिया को भावमय बनाना होता है, वो है दीर्घ श्वास की। तो दीर्घ श्वास लीजिए। दीर्घ श्वास यानी कि लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा जो है गिनती तक, मान लीजिए कि 10, 12, 15, 20, 25 की गिनती तक आप ले रहे हैं। कोरोना में खूब जो है हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल जो है जांचे हैं। तो वैसे ही 35, 40, 50, 60 तक गिनती गिनते हुए सांस रोकी भरिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जितनी देर तक सांस लिए हैं उस के कम से कम आधे तक उसको रोकें, और फिर जो है उसको छोड़ें, फिर रोकें। यह हो जाता है दीर्घ श्वास। तो दीर्घ श्वास की क्रिया कीजिए, विश्वास मानिए, एकदम तरो ताजा हो जाइएगा। तो और इसी के साथ साथ एक पढ़िए, हमेशा मत पढ़िए, कुछ आराम भी लेते रहिए। और आराम के लिए भी एक कहावत मैं सुना देता हूं। है क्या कि एक राजा था, उस राजा को जो है जरूरत पड़ी घर में कुछ जो है फर्नीचर बनवाने की। उसने जो है लकड़हारे को जो है 2 लकड़हारों को बुलाया और कहा कि जाओ मेरे लिए लकड़ी काट करके, पेड़ काट काट करके लाओ। दोनों लकड़हारे गए और लगे काटने। उसमें एक लकड़हारा और तय था कि जो सबसे ज्यादा काटेगा उसको ज्यादा पैसा तो मिलेगा ही साथ उसको पुरस्कार भी मिलेगा, क्योंकि जल्दी से काम निपटाना था। कर समझ लीजिए कि ठेकेदारी वाला मामला था। तो पहला जो लकड़हारा था वो जो है दनादन जो है लकड़ियां पेड़ को काट करके गिरा रहा था, गिनती गिन रहा था। पहले दिन 100 पेड़ काट दिया। और दूसरा लकड़हारा जो था वह पहले दिन 80 पेड़ काट पाया। क्यों? क्योंकि वह जो है जब एक पेड़ काटता था उसके बाद जो है 5 मिनट वह क्या करता था, अपने कुल्हाड़ी को जमीन पर रगड़ता था, उस पर जो है उसके शान को तेज करता था।
और पहला उसका मित्र था, वो कहता था क्या जो है समय जो है गंवा रहे हो, बैठ रहे हो। मगर उससे उसको दो फायदा हो जाता है, एक तो शरीर को विश्राम मिल जाता था और दूसरे उसकी कुल्हाड़ी तेज हो जाती थी। और फिर जो है 80 पेड़ काटा। दूसरे दिन वो जो है काटने गए तो पहला जो है दनादन जो है 75 काट दिया और दूसरा 80 काटा। तीसरा दिन जो है काटा तो जो है 50 काटा और उसके बाद जो है शाम में, अब समझ ही गए होंगे, एकदम जो है पस्त हो गया। मगर तीसरा वैसे ही जो है 80 पेड़ जो है उस दिन भी जो है काट दिया। और ये चौथे दिन जब गए तो चौथे दिन पहला जो लकड़हारा था वह जो है 5-10 पेड़ काट पाया और दूसरा लकड़हारा फिर उस दिन भी जो है 80 पेड़ काट दिया। और इस तरीके से दूसरा लकड़हारा जो आराम भी करता था और अपनी कुल्हाड़ी पर धार भी चढ़ाता था वह जीत गया। तो आराम भी कीजिए और अपने शरीर को धारदार और मस्तिष्क को धारदार भी बनाए रखिए। यह आपके लिए सकारात्मक अध्ययन होगा और यह सकारात्मक अध्ययन आपको गुणात्मक परिणाम देगा, क्योंकि शिद्दत से अगर चाहो तो कायनात की सारी शक्तियां आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।